कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, आपको उनके अंदर चीज़ें डालनी पड़ती है उनको, इसलिए क्योंकि हम हर इंसान कितना भी अच्छा हो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। हल्के हल्के करके हम सब छोटा छोटा डिफरेंस बना सकते हैं इस दुनिया में, ये मेरा मानना है। कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो आपके साथ, तो आपके सामने कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, यू कैन चेस योर ड्रीम, राइट। सिर्फ बैकग्राउंड वर्क कितना भी कर लें तो चेंज लाने के लिए, जब तक आप आगे बढ़ के आवाज नहीं उठाएंगे जब तक नहीं हो पाएगा, आई थिंक। तो अगर उसके लिए आपको फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो मतलब इट इज जस्टिफाइड। नमस्कार, मेरा नाम शिखा शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के स्पेशल कार्यक्रम में सुपरस्टार लेखक में। कहते हैं कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए साहस की जरूरत होती है और ऐसी साहस की मिसाल है हमारी आजकल की सुपरस्टार लेखक हनादी फाल्के जी, जिन्होंने ना ही अपने सपने पूरे किए बल्कि दूसरों के लिए भी वो एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। तो आइए हम स्वागत करते हैं हनादी जी का। नमस्ते, थैंक यू। तो मैम, आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है द प्राइज ऑफ आवर साइलेंस। तो मैम, आपकी किताब पे डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है ये जानना चाहेंगे कि आपको जो है एक राइटर बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? शिखा जी, मैं आई थिंक बचपन से ही आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। हमेशा जो ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं उनको इंस्पायर हो जाते हैं ऑथर से, एंड फिर वो अपने थॉट्स भी रीडर्स को बताना चाहते हैं। तो आई नेवर वेंट टू स्लीप विदाउट रीडिंग अ बुक। हमेशा ऐसा होता था, कोई ना कोई बुक हमारे पास होती थी सिंस चिल्ड्रन, चाहे वो नैन्सी ड्रू हो, फेमस फाइव, कुछ भी, टेन टेन वगैरह कुछ भी हो। तो आई थिंक आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज स्टोरीज। और उसके बाद ऐसा ही ग्रो अप, तो मैंने अपने आसपास काफी चीजें देखी। मोस्टली मैं सोशल इश्यूज पे लिखती हूँ, चाहे मेरी ये बुक हो, चाहे मेरी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन हो। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं कैसे अपनी आवाज पहुंचाऊं सब तक। तो मेरा कलम कलम था जिससे मैं कर सकती थी। तो मैं स्टोरीज लिखने लगी, एंड थैंकफुली वो रीडर्स तक पहुंची और लोगों ने अप्रिशिएट किया, एंड होपफुली मेरा मैसेज जो था वो उन तक पहुंचा, और मे बी उन्होंने उन इश्यूज के बारे में सोचा। एंड हल्के हल्के करके हम सब छोटा छोटा डिफरेंस बना सकते हैं इस दुनिया में, ये मेरा मानना है। तो मैं अपने पेन के थ्रू ये करती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है मैम। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग आपकी जो है किताब द प्राइज ऑफ आवर साइलेंस की बात कर रहे हैं। तो मैम, जैसे कि आपकी किताब का नाम है द प्राइज ऑफ आवर साइलेंस, तो क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में आपको अपनी खामोशी का कोई प्राइस पे करना पड़ा हो, या फिर आप हमेशा से एक फाइटर रही हैं जो अपनी सपनों के लिए जो है स्टैंड लेती हैं? बिलीव इट और नॉट, मैं बचपन में एक्चुअली बहुत शाई स्टूडेंट थी, बहुत शाई लड़की थी। और मैं कभी कुछ भी होता था, आई नेवर यूज टू स्टैंड अप एंड नेवर यूज टू से, जब तक कोई मुझे एड्रेस नहीं करेगा मैं किसी को चीज में वो नहीं करती थी, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती थी। हमेशा खामोश रहती थी। लेकिन लाइफ ने बहुत सारे लेसन सिखाए, और हल्के हल्के करके मतलब मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हुआ। और फिर कॉलेज टाइम तक आई गेस मैंने सोशल सर्विस सोसाइटी ज्वाइन की मेंबर बन के, और बाय द एंड ऑफ कॉलेज में उसकी प्रेसिडेंट बन गई थी। तो हम लोग डिफरेंट लोगों से मिले, डिफरेंट हम लोगों ने देखी कि दुनिया में कितनी एक्चुअली हमारे देश में तकलीफें हैं, चाहे वो बुजुर्गों की हो, गरीबों की हो, बीमार लोगों की हो, मतलब, और डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों की हो, जो आपस में मतलब एक करना चाहते थे हम लोग। और बहुत सारी चीजें, हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पे काम किया। तो जब हम ये काम कर रहे थे तो हल्के हल्के मैंने मतलब अपनी आवाज ढूंढना शुरू किया, और मैंने स्टैंड लेना स्टार्ट किया अपने इश्यूज पे, जो चीजें मेरे दिल के बहुत करीब थी। और एक बार ऐसा शुरू हो गया, फिर लाइक आई सेड कि मैंने देखा कि मैं ज्यादा ऑडियंस तक कैसे पहुंच पाऊँ। ये तो मैं लोकली कर रही थी, तो ज्यादा ऑडियंस तक कैसे पहुंच पाऊँ, तो फिर मैंने बुक लिखी उन इश्यूज के बारे में। एंड होपफुली उससे मेरी ड्रीम पूरी हो गई कि हाँ, मैं जो इश्यूज मेरे लिए कंसर्न करती हैं बहुत ज्यादा, जो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, उनके बारे में मैं लिख के लोगों को बता सकूं, एक कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज के थ्रू। क्योंकि कोई ज्ञान वाली चीजें लोग पढ़ते हैं, लेकिन स्टोरीज से आई थिंक हम ज्यादा टच कर पाते हैं लोगों को। अच्छा मैम, आप जो बता रही हैं कि आप शुरू से शायर रही हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई स्पेशल इंसिडेंट रहा हो जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा हो आपके इस चेंज के लिए? वो आई गेस था, लेकिन आई डोंट नो इफ इट इज एडवाइजेबल टू शेयर और नॉट, बट इट कंसर्न, आई विल नॉट टेक नेम्स, चलिए। इट कंसर्न फ्रेंड ऑफ माइन इन कॉलेज ओनली, जिसमें हम वुमेन्स कॉलेज में थे। तो एक लड़का बहुत
आके उसको छेड़ता था एंड एवरीथिंग। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने रियलाइज किया, मतलब जब ऐसा हुआ था, तो इंस्टेड ऑफ मतलब मैंने शोर मचा के ये करना, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं था, मैंने क्या किया, द फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट वाज कि मैं गार्ड को जाके बुला लूं एंड वो स्टॉप हो जाए। तो मैंने वो किया। लेकिन मतलब जैसे दूसरे लोगों ने क्राउड बना के सिर्फ देखना शुरू किया था ना, मैं भी, क्योंकि मैं खामोश थी, मैं भी उन्हीं क्राउड में मानी गई और मेरी दोस्ती टूट गई। और वो मेरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो उसके बाद से मैंने रियलाइज किया कि आप सिर्फ बैकग्राउंड वर्क कितना भी कर लें कुछ चेंज लाने के लिए, जब तक आप आगे बढ़ के आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक नहीं हो पाएगा। आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वॉइसिंग आउट माई ओपिनियंस। और तो मैम, उस टाइम पे तो दोस्ती बहुत ज्यादा मायने रखती है, मतलब अभी भी रखती है, लेकिन उस टाइम पे तो हमारी पूरी लाइफ होती है। तो मेरी पूरी लाइफ एक तरह से हिल गई थी, बिकॉज आई स्टेड साइलेंट। आई जस्ट वेंट टू गेट द कार्ड। I did not stand over there and shout and whatever I to stop that what was happening. So I guess इसीलिए that was the turning point. After that I changed my myself and I tried to improve. बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, उसके लिए कोई और नहीं आता। तो मैम, ये जो आपकी किताब है द प्राइस ऑफ आवर साइलेंस, इसे लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया? Maybe you know that I was working in 3D stereo conversion industry actually. I worked in that for about 2 years in Chandigarh, in Mumbai, in Pune. Uh, तो जब भी मैंने देखा इस ग्लैमरस दिखता है बाहर से मूवीज में काम करना, उसको 3D में कन्वर्ट करना एंड एवरीथिंग, लेकिन व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम इनसाइड, आपने सब कुछ देखा है। स्लीपलेस नाइट्स होती थी जब मूवी रिलीज होने वाली है, तो ओवर टाइम तो भूल ही चाहिए, दैट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। 3-3 दिन तक हम लोग कई बार घर नहीं जा पाते थे, क्योंकि डेडलाइंस थी, हमें शॉर्ट पे शॉर्ट हमें देना था। एंड फिर उसे मतलब आफ्टर वर्किंग सो हार्ड, जब क्रेडिट्स आते थे, तो जो फॉरेनर्स हैं वहां से मूवीज आती थी, मतलब मोस्टली आई वर्कड ऑन टाइटैनिक 3D, आई वर्कड ऑन हैरी पॉटर लास्ट पार्ट, मेन इन ब्लैक एंड लॉट ऑफ अदर मूवीज आई एम सेइंग। तो जो टाइटल्स मतलब उसमें आता था, तो क्रेडिट जो दिया जाता था, जो हार्ड वर्किंग हम इंडियंस थे, उनको बाद में दिया जाता था, और वो भी कम लोगों को दिया जाता था। मेनली जाता था ऑफ कोर्स हॉलीवुड वालों को एंड एवरीथिंग। तो मतलब ये जो आउटसोर्सिंग वाली पूरी हमारे उसमें, चाहे ये ले ली, चाहे बीपीओज ले लिए, कहीं भी हो, तो जो मेन हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, उनको इनका ड्यू नहीं मिलता। हमारी पैथेटिक सैलरी थी, पैथेटिक। ठीक है। एंड the same thing, the same stereographer over there was earning like top notch. So there was so a lot of differences that I saw and everything. तो मैंने जो डार्क साइड देखी थी इस इंडस्ट्री की, फिर मैंने रियलाइज किया कि ठीक है, बॉलीवुड पे तो मूवीज बनाई गई हैं, कभी मतलब पोस्ट प्रोडक्शन वाले पार्ट पे नहीं बनाई गई, मतलब बुक्स नहीं लिखी है किसी ने, वो स्टोरी नहीं बताई। तो आई थॉट ठीक है, सिंस आई एक्सपीरियंस दिस, सिंस आई नो द छोटी मोटी चीजें, द लैंग्वेज, द जॉन, सब कुछ मैंने खुद देखा था। तो मैंने कहा चलो, आई माइट बी द राइट पर्सन टू एक्सपोज दिस, टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ एवरीवन कि हाँ ऐसा होता है, हार्ड वर्किंग हम इंडियंस होते हैं बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स। एंड तो दैट गेव मी एन आइडिया टू राइट विद दिस बैकग्राउंड। अच्छा मैम, जो आपकी कहानी के किरदार हैं, वो आपकी मात्र कल्पना भर थे या फिर आपने जो है रियल लाइफ पीपल से इंस्पिरेशन ली है? एवरी राइटर, आई थिंक एवरी राइटर, हम लोग इंस्पायर तो होते हैं रियल लाइफ से। ठीक है, वेदर इट इज हमारे आसपास के क्लोज लोग, or maybe we read about someone, maybe we see someone on the on the TV or news channel or newspaper, maybe kahin bhi we get inspiration from everywhere, right? तो ये मेरे मिक्सचर ऑफ दैट है। और अगर मैं सिर्फ रियल लाइफ लोगों को डालने लगूं तो स्टोरी बहुत बोरिंग हो जाएगी, आपको तड़का मारना पड़ता है। तो तड़के के साथ हमने रियल लाइफ के लोगों को किया। एंड क्योंकि since maybe you know, I am a student of creative writing and I did my masters from New Zealand. तो वहाँ हम लोगों ने सीखा था कि even if you are getting inspired by that, कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, to make it more interesting, आपको उनके अंदर चीजें डालनी पड़ती हैं, उनको इस तरीके से डिस्क्राइब। आप ये नहीं कर सकते कि उसकी आंखें ऐसी थी, उसके बाल ऐसे थे, हो गया एंड डन, ऐसा नहीं होता। उसके मतलब उसकी अंदर का पर्सनैलिटी आप दिखाइए, उनका चेंज दिखाइए, और लॉट ऑफ थिंग्स उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट डालिए। और ग्रे एंड होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स मत बनाइए, ग्रे बनाइए, क्योंकि हम हर इंसान कितना भी अच्छा हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। कितना भी बुरा इंसान हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होगी अगर हम ढूंढेंगे तो देयर आर नो ब्लैक एंड व्हाइट हीरो एंड विलन, ऐसा नहीं। हर हीरो के अंदर भी कुछ कमी होती है, जिसको पूरी करने के दौरान हमारी स्टोरी बनती है। जब वो हासिल कर देता है तो वो जीत जाता है।
ऐसी विलेन के अंदर भी कुछ अच्छाई होती है जो सोसाइटी ने दबाई होती है, किसी ना किसी वजह से वो उस अच्छाई को दब जाती है। वो होपफुली वो उस झलक हम दिखा दें अगर स्टोरी में, तो वो बिलीवेबल विलन्स बन जाते हैं। तो ऐसी मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ से तो लिए गए हैं, लेकिन उनके अंदर लॉट ऑफ दीज मतलब जो भी मेरी नॉलेज जो मैंने सीखा है बाहर से, वो सब डाल के मैंने उनको डेवलप किया है। तो इट्स नॉट लाइक हाँ there is a Tanya in my life, there is someone like Tanya in my life, there is someone like Zubi in my life, like that. तो आपने सही कहा कि नो वन इज विदाउट द फॉल्ट्स। तो मैम आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आपने जैसे कि नाम लिया जूबी, तानिया, आदि, तरुण, इन सब में से जो है आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन रहा हो इस कहानी का? आप चाह रही हैं कि एक माँ अपने फेवरेट बच्चे को चूज करे। हम राइटर्स जो हैं, हम लोग अपनी पूरी दिल और जान डाल देते हैं अपने कैरेक्टर्स में। जैसे एक्चुअली हम बर्थ देते हैं उनको, हम उनकी लाइफ सेट करते हैं, उनसे क्या करना है, क्या सब कुछ सिखाते हैं। तो मतलब आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू चूज वन कैरेक्टर। मुझे हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ बातें अच्छी लगती हैं। आदि का मुझे डेडिकेशन अच्छा लगता है, और जूबी का तो मुझे सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है, उसका गुड नेचर जो होता है वो मुझे बहुत पसंद है। तानिया का मुझे बिंदासपन जिसे कह सकते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। शी गेट्स वट एवर शी वॉन्ट्स, शी जस्ट गोज आउट एंड गेट्स इट, शी डजंट थिंक अबाउट इट ट्वाइस। ठीक है, मे बी दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड, यू नो। और तरुण का मुझे प्लेफुलनेस और टांग खींचना, ये क्या मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स की डिफरेंट चीजें मुझे बहुत पसंद है। ऐसे वन कैरेक्टर को आई वोंट बी एबल टू चूज। पर फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाई हो? आई थिंक दे आर अ रिजेम्बलेंस ऑफ देमसेल्फ इन अ वे, क्योंकि आप जो है अपना मेन प्रोटेक्टेंस जनरली आप चाहते हैं सबसे अच्छा बने, और आप अपनी लाइफ में अपने आप को सबसे अच्छा बनाना चाहते हैं, राइट? इन अ वे आप हमेशा वर्क करते हैं, नहीं मैं ये मेरे अंदर ये बुराई है, आई लेट अस चेंज दैट, मैं गुस्सा ज्यादा करती हूँ, मैं कंट्रोल करना सीखूं, लाइक दैट। तो वो इसलिए वो दोनों चीजें मिल जाती हैं और आपका प्रोटेक्टनेस आप में मतलब झलक मारता है बहुत ज्यादा आपके आपके नेचर की। सो आई थिंक जूबी वुड बी दैट वन। चलिए, हम अगर प्रोटोगनिस्ट की बात करें तो हमारे जो इसके मुख्य कलाकार हैं इस कहानी के, जूबी और आदि, इनकी रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इनके रिलेशनशिप से जो मेन मैसेज मैं देना चाहती थी अपने रीडर्स को, वो था लाइक एवरी रिलेशनशिप शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन देम। ठीक है, अगर इन दोनों में हिम्मत होती, वो साइलेंस की वॉल जो थी वो ब्रेक करके शुरू से अगर ये थोड़ा ओपनली कम्युनिकेट कर पाते, तो इतने इश्यूज होते ही नहीं, आगे इतनी कहानी बढ़ती ही नहीं। तो वो जो होती है ना, वो होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, दैट इनके रिलेशनशिप से ये सीखना चाहिए कि आप ओपन हो, हैव द करेज टू यू नो वट एवर यूर फीलिंग, डू नॉट अज्यूम। जनरली क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं, सामने वाले को पता होना चाहिए हम कैसे फील कर रहे हैं। वो अंतर्यामी तो है नहीं, यू हैव टू ओपन योर माउथ, राइट? यू हैव टू से समथिंग, तब ये है। वो सिर्फ फिल्मों की बातें होती हैं, लोग सोचते हैं नहीं उसने एक झलक देख ली और वो सब समझ गया उसके दिल का हाल, ये सब नहीं होता है। Life में you have to put effort in a relationship, and the first step towards that is communication, breaking the silence. Okay, so this is what I want to portray through their relationship. सही कहा आपने कि हर रिलेशनशिप के लिए जो है कम्युनिकेशन बहुत मस्ट होता है, और उसके बाद ट्रस्ट और बाकी क्वालिटीज आती हैं। चलिए, जिसके हम लोग हमारी मेन कला लेख हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जूबी, इनकी बात कर रहे थे। तो जूबी ने भी जो है अपना सीडी एनिमेशन और वीएफएफ का करियर छोड़ के जो है राइटर बनी है, और आपने भी जो है बिल्कुल वही किया है। तो मैम, ये कहानी कहीं आपकी तो नहीं है, या फिर ये सिर्फ जो है कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस नहीं है, लाइक आई जस्ट सेड अर्लियर कि हम इंस्पायर होते हैं अपनी लाइफ से, राइट? तो that is a major part of like her character. I wanted to give her a passion. तो मैंने अपना ही पैशन दे दिया उसे, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि ठीक है, आपने इतना साल इन्वेस्ट करके एक इंडस्ट्री में चले गए, कर लिया जैसे मैंने किया था, बट यू शुड हैव द करेज टू, अगर वो आप सही आपने स्टेप नहीं लिया, इट्स ओके। 3 साल 4 साल हैं आपकी लाइफ के जो आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, लेकिन आपको पूरी लाइफ पड़ी है आपके सामने। ठीक है, इफ यू आर नॉट हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, देन ऐसे ही आपको जिंदगी भर बितानी पड़ेगी। तो इसीलिए जूबी और मेरे दोनों का स्टेप यही था, इफ दैट वाज नॉट अवर कॉलिंग, इफ राइटिंग वाज व्हाट वी वर इंटरेस्टेड इन, तो हम लोगों को चेंज कर लेना चाहिए। तो इन दैट वे यस, शी इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ मी इन दैट बुक। चलिए, जैसे हम लोग सपनों की बात करते हैं, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी फैमिली जो है हमें सपोर्ट करे। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सपोर्ट सिस्टम होता है ये कितना जरूरी होता है? कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो आपके साथ, तो आपके सामने कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, यू कैन चेस योर ड्रीम, राइट? क्योंकि यू नो इफ यू फॉल, दे हैव योर बैक।
राइट? तो दे आर देयर फॉर यू, दे आर चीयरिंग यू ऑन, और उनको आपको निराश नहीं करना है, आप इसलिए और ज्यादा मेहनत करके अपने ड्रीम्स पे जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पेरेंट्स एंड आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, क्योंकि एटलीस्ट एक मेंटल पीस मिलता है। चलो आप बाहर की चीजें, फिजिकली ये जो भी बाहर जो भी स्ट्रेस है आप हैंडल कर लेंगे अगर आप मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग हैं, बिकॉज यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। चलिए मैम, जैसे मैम कहते हैं कि हर किसी को जो है सपोर्ट वो नहीं मिलता जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए, तो उस केस में क्या ये जस्टिफाइड होता है कि हम अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके अपने सपनों को के लिए स्टैंड लें? See, again, it is different in different scenarios, ठीक है? It depends on a lot of things, बहुत वेरिएबल सेंस में। Let's just say अगर आपके सपने सच में बहुत बड़े हैं और अचीवेबल हैं, मतलब अगर आप मेहनत करें तो आप कर सकते हैं, कुछ अच्छा आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा, तो अगर उसके लिए आपको फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो मतलब इट इज जस्टिफाइड। लेकिन अगर जैसे आपके सपने एक जिद बन के रह गया है, नहीं मुझे ये करना ही करना है, और इट इज हार्मिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द वे, आपकी फैमिली टूट रही है, कुछ बहुत सारी चीज हो रही है, देन इट इज नॉट जस्टिफाइड। तो इट डिपेंड्स ऑन सीन, यू नो, सिनेरियोज बाय सिनेरियोज। आप एक इसका एक यू नो ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं हो सकता कि नहीं आप फैमिली के अगेंस्ट नहीं चाहिए, नहीं आप फैमिली के, तो वो थोड़ा फैमिली को समझना, थोड़ा आपको समझना है, और अल्टीमेटली ना ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं वेदर द कॉज इज वर्थ इट, आपकी फैमिली के अगेंस्ट जाना। क्योंकि ऑफ कोर्स फैमिली देखेंगे फिर ब्रेक तो होती है, अल्टीमेटली बोलते हैं हाँ बाद में वो अंडरस्टैंड करके आ जाएंगे वापस, फैमिली तो है ये वो, ठीक है, बट वेदर इट इज वर्थ इट ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग फैमिली सपोर्ट के बारे में बात करें, तो मैम क्या आपको आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला था? और क्या कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया हो जहाँ पे आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ा हो? No, thankfully I'm very blessed in this area, and I have very supportive parents. They trust me more than I trust myself. They have this ability कि उन्हें पता है उनकी बेटी जो भी करेगी सोच समझ के करेगी, right? तो उनका unwavering support मेरी लाइफ भर में रहा है, and I think that is the reason I could reach where I am today, because you know कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि उनका ट्रस्ट, उनका सपोर्ट मेरे साथ है, यू नो, तो मैं कुछ ऐसा अचीव करूँ उनको, आई शुड ऑलवेज मेक देम प्राउड, यू नो, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँ या कुछ भी ऐसा, यू नो, जिससे उनको जरा सा भी वो वेवर हो, बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट टू मी। मतलब मेरी पूरी, इट रियली इट इज वेरी इनवैल्यूएबल फॉर मी, उनका ट्रस्ट एंड सपोर्ट। तो आई थिंक इस चीज में आई एम वेरी फॉर्चुनेट। उन्होंने हर चीज में हमेशा, कहीं भी मैं गई, कहीं भी I traveled the world, I studied abroad, I worked abroad, and they let me, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ बेटी है, of course सोसाइटी का इतना प्रेशर था, ऑब्वियसली प्रेशर था कि उसकी शादी करवा दो, why are you sending them to let's say न्यूजीलैंड, right? उसकी एज हो गई शादी का, you know how Indian society is, right? So that everything was there, but my parents were like no, like if she wants to pursue this dream of hers to write a book before marriage, let her write, okay, let her do that. They stood by me, they helped me and, you know, achieve my dream all through the way, hamesha, even now after I'm married, I have kids and everything, even now I know that agar if I want to take any step in any direction, they would be by my side. ये आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ना ही सिर्फ आपको सपोर्ट किया आपकी ड्रीम्स अचीव करने के लिए, बल्कि आपको इस लायक भी बनाया कि आप दूसरों को इंस्पायर कर सके कि वो भी अपनी ड्रीम्स जो है अचीव कर सके। तो मैम आगे बढ़ते हुए मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी जो कहानी है उसमें हर कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो अपने लिए हर किसी बंधनों को तोड़ के जो है अपने लिए एक स्टैंड लेते हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए बहुत जरूरी होती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी इज करेज। अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो आप अपने लिए क्या, मतलब दूसरों के लिए क्या, अपने लिए भी स्टैंड नहीं ले पाते। करेज होना बहुत जरूरी है, और वो हिम्मत बनती है अगेन सपोर्ट से, बिलीव इन योर सेल्फ, यू नो, यू शुड बी 100% श्योर कि हाँ मतलब ये कॉज इज द राइट वन एंड आई एम गोइंग टू स्टैंड बाय इट। तो वो हिम्मत होनी बहुत जरूरी है, दैट इज अ क्वालिटी टू ब्रेक दैट साइलेंस। जो हम लोगों जो सब प्रेशर होता है, ये होता है ना, यू हैव टू ब्रेक दैट, तभी आप खड़े हो सकते हैं। जी मैम, आपने कई किताबें और भी लिखी हैं, तो क्या आप आगे भी कोई नई किताब लिखने का प्लान कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो वो किस विषय में होगी? Yes, of course. देखिए अभी मेरी last book was women around us, like last major collection of short stories was that. So that is a part of a series, People Around Us. So the next book in that series is Men Around Us. So I'm going to write on issues about that men face in the society, their pressure. There are a lot of things that they injustice, the expectations, high expectations, and
that we have out of them, and so it would deal with that. A woman around us has about 7 to 8 stories about women, um, and the same thing will be in men around us. मैम आपकी स्टोरी के लिए जो है आपको ऑल द बेस्ट, ताकि आपकी ये नेक्स्ट बुक भी जो है बेस्ट सेलर बने। मैम अब इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं हम लोग, और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप कोई स्पेशल जो है हमारे ऑडियंस को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या रहेगा? मैं सबको यही कहूंगी, हैव द करेज टू चेस योर ड्रीम्स। ठीक है, लाइफ बस एक ही बार मिलती है। और अंत में मैं हनादी जी का शुक्रिया धन्यवाद करूंगी कि वो आज हमारे साथ शामिल हुई और इस शो कार्यक्रम का जो है हिस्सा बनी। धन्यवाद हनादी जी, और अब हम मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू।